हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य एवं राष्ट्र की आय नामक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन मौजूद हैं उन सभी क्वेश्चनों का सलूशन आज की इसी वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली मैट्रिक के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये बोला गया है कि आय से आप क्या समझते हैं। तो आइए आसान भाषा में हम लोग जानेंगे कि आखिर आय अर्थात इनकम से हम लोग क्या समझते हैं। तो आप उसका सिंपल तरीके से आंसर लिखिएगा कि आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश या राज्य के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। अब आसान भाषा में समझिए कि आय वह मापदंड है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि देश एवं राज्य के आर्थिक जितने भी विकास की स्थितियों का आकलन है वो राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही किया जाता है। उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि समग्र रूप से आय को प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। समग्र रूप से अगर हम लोग आय की बात करते हैं तो आय का दो रूप होता है, एक होता है प्रति व्यक्ति आय तो दूसरा होता है राष्ट्रीय आय। और आगे आने वाली क्वेश्चन में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय क्या होता है और ये दोनों में अंतर किस प्रकार से होते हैं। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि किसी भी देश में एक वर्ष के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादित कुल मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे और मज़े की बात जान लीजिए कि सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो जीडीपी कहा जाता है, जिसका पूरा विस्तारित रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिंदी जो अर्थ होता है वह होता है सकल घरेलू उत्पाद। और यहाँ पे आसान भाषा में याद रखिएगा कि कोई भी देश में एक वर्ष के अंतर्गत में जितने भी वस्तु एवं सेवाओं के द्वारा उत्पादित कुल मात्रा जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है अर्थात जीडीपी कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा कि देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा, तो देखिए देश में कुल जो राष्ट्रीय आय मौजूद होते हैं ना उससे उस देश में कुल जो जनसंख्या होते हैं उसे जब हम लोग भाग लगा देते हैं तो जो हमें भागफल की प्राप्ति होती है उससे ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर इतना भी आपको याद नहीं रहता है तो केवल इतना याद रखिएगा कि किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय आय में उस देश के कुल जनसंख्या से भाग लगा देते हैं तो जो भागफल हमें प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब यहाँ पे जान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देश की कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों को लिखे। यानी सवाल में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना अर्थात जब काउंटिंग उसकी की जाती है तो उसमें कौन कौन ऐसे कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है उसी के बारे में आप सभी को इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो आसान भाषा में बताइएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार है। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। यानी जितने भी अलग अलग प्रकार के आंकड़े होते हैं उसको एकत्र अर्थात इकट्ठा करने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिख दीजिएगा कि दोहरी गणना करने की आशंका रहती है। राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत सारे ऐसे कठिनाइयाँ उत्पन्न होते हैं जो एक बार किसी वस्तु एवं सेवा का मूल्य का काउंटिंग कर दिया जाता है लेकिन कई बार आशंका बनी रहती है कि क्या ये काउंटिंग सही है या नहीं है, तो कई बार उसे दोहरी काउंटिंग भी की जाती है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 3 में लिख दीजिएगा कि मूल्य को मापने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना में मूल्य को मापने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए और इसके गणना के प्रमुख विधियों को लिखिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को बताना होगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है और इसके गणना की प्रमुख विधि कौन सी होती है। तो आसान भाषा में जान लीजिए
कि देश की संपूर्ण में श्रम शक्ति तथा पूंजी के सहयोग तथा देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो भौतिक उत्पादन होता है उसे मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए, संपूर्ण देश में जितने भी श्रम शक्ति की बात करते हैं, पूंजी की बात करते हैं, या देश में उपलब्ध जितने भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके भौतिक जो उत्पादन होता है ना, उसी के मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी होती है। तो आप एग्ज़ाम पेपर में पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखी गई है। पहला जो होता है विधि, उसे हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। उसके बाद में होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जिसको हम जीएनपी बोलते हैं। उसके बाद में होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद में अगला सवाल के माध्यम से आप सभी से पूछ लिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बीच में कौन कौन ऐसे अंतर है, वहीं आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो आसान भाषा में लिखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का एक भाग होता है, जबकि राष्ट्रीय आय देश की कुल आयों का योग होता है। यानी प्रति व्यक्ति आय क्या होता है कि राष्ट्रीय आय का ही एक भाग होता है, जिसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जबकि अगर राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो देश की कुल जो आयों का योग होता है, देश में जितने भी आय है उस सभी को इकट्ठा करके जब जोड़ा जाता है तो प्राप्त आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, जबकि राष्ट्रीय आय देश के समस्त स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अब आसान भाषा में जान लीजिए, राष्ट्रीय आय में क्या होता है, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जबकि राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो देश के समस्त स्रोतों से प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी स्वतंत्र भारत होने के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। यानी सवाल में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके तुरंत बाद भारत सरकार के द्वारा कब और कौन से उद्देश्य को नज़र में रखते हुए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो आसान भाषा में इसका आंसर लिखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी स्वतंत्र भारत होने के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए कि स्वतंत्र भारत होने के बाद भारत सरकार के माध्यम से अगस्त 1949 ईस्वी में एक प्रोफेसर का नाम जिसमें बुक में दिया गया था पीसी महालनोबिस, इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अब जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना था। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था इस समिति का गठन करने का, इसके पीछे मेन मुद्दा था कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, यानी भारत देश में कितने राष्ट्रीय आय मौजूद है उन सभी को इकट्ठा करके ये अनुमान लगाया जाए कि आखिर हमारे देश में राष्ट्रीय आय कितना है, और इसके संबंध में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और इसी समिति ने सन 1951 में अपना पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार भारत की कुल जो राष्ट्रीय आय हमें पता चली वो 8650 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो 246.9 रुपये बताई गई थी। और आप सभी को ये भी मालूम हो गया होगा, देखिए उस समय में क्या हुआ था कि भारत में उपस्थित जो राष्ट्रीय आय प्राप्त हुआ वो 8650 करोड़ प्राप्त हुआ, और उस समय में भारत में जितने भी जनसंख्या होंगे उससे 8600 करोड़ में भाग लगा देने पर जो प्रति व्यक्ति आय उसमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 246.9 रुपये प्रत्येक व्यक्ति की आय बताई गई।
उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है। यानी भारत के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए किस प्रकार से लाभप्रद है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ने से कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। तो इसका भी प्रत्येक क्वेश्चन के जैसा आसानी तरीके से आंसर लिखिएगा कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि उस देश के आर्थिक विकास का सूचक होता है। यानी कोई भी ऐसा देश है वहाँ की अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है यानी उस देश का राष्ट्रीय आय अगर बढ़ता है तो वह किसका सूचक माना जाता है, तो राष्ट्रीय आय के आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में। तो दोस्तों भारत के विकास के लिए लोगों की आय में वृद्धि होना आवश्यक है। यानी अगर भारत के विकास यदि आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना होगा, प्रत्येक व्यक्तियों के आय में वृद्धि होना होगा। अगर कोई 10,000 रुपये कमाता है तो अगर वो 20,000 रुपये कमाएगा तो इससे उसका भी भला होगा, उसका भी फायदा होगा और अपने देश भारत का भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि लोगों की आय बढ़ने से ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्योंकि क्या होता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय में ऑटोमेटिक वृद्धि हो ही जाएगा। और राष्ट्रीय आय के बढ़ने से ही क्या होगा, तो देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, शिक्षा के स्तर हो गए, अस्पताल हो गया, शौचालय हो गया, बहुत सारे ऐसे जो हमारे आवश्यक कार्य हैं उसके क्षेत्र में विकास होता है, जिससे क्या होता है कि रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। यही जो है भारतीय विकास के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया है कि देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय के महत्व पर टिप्पणी लिखें। यानी देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय के महत्व क्या है, आखिर प्रति व्यक्ति आय को नज़र में रखते हुए देश का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, आज की इसी क्वेश्चन में आप सभी को बताना होगा। तो आसान भाषा में जानिएगा कि प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के विकास की जड़ होती है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो देश, कोई भी ऐसा देश हो, उसका अगर मेन जड़ जो होता है ना वो प्रति व्यक्ति आय होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। यानी अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से हम आप सभी को बताए हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने इनकम में बढ़ोतरी होगा तो उससे देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या होगा, तो कोई भी देश अपना विकास कर सकता है। अर्थात राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अन्योन्याश्रित संबंध है। यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बीच में संबंधों की बात करें तो ये बहुत मजबूती जो संबंध है, जिसे देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित माना जाता है, और देश के प्रति व्यक्ति आय जिसकी कम होती है वह देश अविकसित माना जाता है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। अब आसान भाषा में जान लीजिए, जिस भी देश का प्रति व्यक्ति आय अगर यदि अधिक होगा तो जाहिर सी बात है उस देश को विकसित माना जाएगा, और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होगा वह देश को विकसित भला कैसे माना जा सकता है, उसे माना जाएगा कि यह देश अविकसित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचकांक है। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रति व्यक्ति आय जो होते हैं वो राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप आसान तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकती है। अब कैसे कर सकती है, आइए जान लेते हैं कि क्योंकि जिस देश या राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उस देश की राष्ट्रीय आय भी अधिक होती है। यानी जिस देश या राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय यदि अधिक होगी तो जाहिर सी बात है उस देश का राष्ट्रीय आय भी अधिक होगा, और वह राष्ट्र क्या कहलाएगा, तो विकसित राष्ट्र माना जाता है। यानी उस देश को विकसित देश माना जाता है। दूसरी ओर हम बात करते हैं जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, यानी बहुत ही कमतर उसका प्रति व्यक्ति आय होता है, उस देश को राष्ट्रीय आय भला कैसे मान सकते हैं, या उस देश का राष्ट्रीय आय भी क्या होता है, कम होता है, उसे हम लोग विकसित ना मानकर अविकसित माना जाता है, और इसे ही हम लोग विकसित देश कहते हैं। अब आसान भाषा में जान लीजिए कि इस प्रकार से यह कहा जा सकता है
कि प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर। इसमें कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन मौजूद थे उन सभी क्वेश्चनों का सिंपल तरीके से आसान भाषा में हम लोग आंसर जान चुके हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पे मैट्रिक के प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मैट्रिक के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो को बारी बारी स्थित देख सकें। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।